नमस्कार और स्वागत है इस विश्लेषण में। आज हम 24 जून 2025 की कुछ अहम सुर्खियों पर गौर कर रहे हैं। जी। हमारे पास कई समाचार लेख हैं और हमारा मकसद है इन खबरों के पीछे की जो बातें हैं उन्हें थोड़ा गहराई से समझना। बिल्कुल। तो पहली खबर लेते हैं यूक्रेन से। रूस के रोस्टोव ओब्लास्ट में एटलस तेल डिपो पर हमला हुआ है। अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन अब सीधे रूस की सप्लाई लाइन को निशाना बना रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जो हमला है ये सीधे तौर पर सैन्य रसद मतलब लॉजिस्टिक्स पर है। लॉजिस्टिक्स। जी, खबरों के अनुसार निशाना डोनबास में जो रूसी सेना है उसकी ईंधन सप्लाई को रोकना था। अच्छा, देखिए, युद्ध में अक्सर सप्लाई लाइनों को काटना ये एक बहुत अहम रणनीति होती है। ये हमला उसी का एक उदाहरण है, साफ तौर पर। लेकिन मेरा मतलब है एक तेल डिपो पर हमला, असल में इसका कितना बड़ा असर हो सकता है? क्या इससे सच में रूसी सेना की हरकतें धीमी पड़ेंगी? देखिए, एक अकेला हमला शायद पूरी कहानी ना बदले, हाँ, लेकिन ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। अगर ऐसे हमले लगातार होते रहें या फिर मतलब बहुत महत्वपूर्ण सप्लाई पॉइंट्स को निशाना बनाया जाए तो हाँ, निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा मोर्चे पर सेना की क्षमता पर। सही बात है। ईंधन तो किसी भी सैन्य ऑपरेशन के लिए आप समझ सकते हैं जीवन रेखा है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि यूक्रेन अब शायद संघर्ष को रूस के अंदर ले जाकर उसकी कमजोरियों पर चोट करने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प है ये देखना कि कैसे युद्ध का फोकस बदल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रक्षा सहयोग पर आते हैं। भारत और फ्रांस, इनके बीच एक सैन्य अभ्यास चल रहा है, शक्ति 8। जी हाँ, शक्ति 8। ये खबर भी है। हाँ, ये शक्ति अभ्यास श्रृंखला तो काफी पुरानी है और ये दिखाती है कि कैसे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। आमतौर पर इसका फोकस रहता है आतंकवाद विरोधी अभियानों पर और इंटरऑपरेबिलिटी पर। इंटरऑपरेबिलिटी, इसका मतलब थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के सिस्टम्स, तरीकों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकती हैं। तालमेल। तालमेल। अच्छा, तालमेल मतलब एक तरह से सैन्य जुगलबंदी को बेहतर बनाना। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल वही। इसका मतलब है कि अगर जरूरत पड़े तो दोनों देशों की सेनाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से एक साथ ऑपरेशन कर सकती हैं। समझ गए। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये जो मौजूदा वैश्विक माहौल है ना, हाँ, उसमें भारत और फ्रांस के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है उसको मजबूत करने की प्रवृत्ति को दिखाता है। ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है। अच्छा, ये एक तरह से भू राजनीतिक संरेखण मतलब स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का भी संकेत है। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो है ही, देश के अंदर भी कुछ अहम बातें हो रही हैं। जी। जैसे दो खबरें हैं। एक तो भारतीय सेना प्रमुख ने कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है और दूसरी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, वो अस्वस्थ हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। हाँ, कश्मीर में सेना प्रमुख द्वारा सुरक्षा समीक्षा, ये बताता है कि वहां चुनौतियां वो लगातार बनी हुई हैं। ये समीक्षा हो सकता है कि नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के बदलते पैटर्न पर हो या शायद घाटी के अंदर आतंकवाद से निपटने के लिए जो सुरक्षा ग्रिड है उसे और मजबूत करने पर। हाँ, उसे और मजबूत करने जैसे खास पहलुओं पर केंद्रित हो सकती है। ये एक, आप कह सकते हैं, लगातार निगरानी और अनुकूलन की प्रक्रिया है। सही है। और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का मामला, इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, वीएस अच्युतानंदन केरल की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं। हाँ, सुना है। तो उनके स्वास्थ्य की खबर जाहिर है राज्य की राजनीतिक गतिशीलता पर असर डाल सकती है, खासकर अगर हम वामपंथी राजनीति के समीकरणों को देखें। अच्छा। हालांकि स्रोत में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतने अनुभवी नेता की अनुपस्थिति या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता, ये अक्सर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करती है। समझ गई। अब जरा कानूनी और शासन से जुड़े मामलों पर आते हैं। यहाँ भी दो बातें हैं। एक तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, उसने ओडिशा के गोपालपुर बीच गैंगरेप मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। जी, सुओ मोटो कॉग्निशंस। हाँ, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2025 से पहले के जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उनसे जुड़े कुछ मामलों में चार्जशीट वापस लेने का फैसला किया है। तो इन दोनों घटनाओं को कैसे देखना चाहिए? देखिए, NHRC का किसी मामले का स्वतः संज्ञान लेना मतलब बिना किसी औपचारिक शिकायत के खुद ही कार्रवाई शुरू करना, अपने आप ही। हाँ, अपने आप ही। ये दिखाता है कि आयोग उस मामले को कितना गंभीर मान रहा है या फिर शायद उस पर जनता की चिंता ज्यादा है। ये मानवाधिकारों की रक्षा में एक सक्रिय भूमिका का संकेत है। और महाराष्ट्र सरकार का फैसला चार्जशीट वापस लेने का, ये फैसला थोड़ा कह सकते हैं जटिल है। क्यों? एक तरफ तो ये सरकार का विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों पर एक खास रवैया दिखाता है, हो सकता है तनाव कम करने के लिए हो या कोई राजनीतिक कारण हो। अच्छा।
लेकिन दूसरी तरफ ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और विरोध के अधिकार के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। हाँ, ये तो है। खासकर जब सरकार खुद ही दर्ज मामलों में आरोप पत्र वापस लेती है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मतलब भविष्य में ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाएगा, इस पर असर पड़ सकता है। सही बात है। ये शासन और न्याय प्रणाली के कामकाज पर भी एक तरह का सवाल है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने कई चीजों पर बात की। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में लॉजिस्टिक्स का महत्व, जैसे यूक्रेन का मामला। हाँ। रणनीतिक रक्षा साझेदारी, भारत फ्रांस का उदाहरण। देश के अंदर लगातार बनी सुरक्षा चुनौतियां, जैसे कश्मीर। और राजनीतिक स्वास्थ्य चिंताएं, केरल का मामला। और वो कानूनी मामले भी। हाँ, और साथ ही मानवाधिकार निगरानी, मतलब NHRC की भूमिका, और राज्य द्वारा कानूनी मामलों में हस्तक्षेप, जैसे महाराष्ट्र का फैसला। ये सब मुद्दे आज हमने देखे। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये सारी अलग अलग कड़ियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन पर हमले से लेकर घरेलू कानूनी फैसलों तक, ये आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं? अच्छा सवाल है। और आने वाले समय में वैश्विक घटनाओं और हमारे अपने स्थानीय शासन की ये जो खींचतान है, ये हमारी नीतिगत प्राथमिकताओं को किस तरह से आकार दे सकती है? ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि ये सब चीजें मिलकर आगे क्या रुख लेती हैं।